हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग चैप्टर जो है 13.2 इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन हमें करने को मिला स्टूडेंट, क्या इसकी खासियत रहने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई है। तो सबसे पहले हमें यह बोला गया है कि जो दो घटनाएं आपको दे रखी है ए और बी, वो स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो बिल्कुल लिखना स्टार्ट कर देते हैं, उसी के हिसाब से हल जो है क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले लिख लेते हैं, चूंकि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रायिकता जो है ए तथा बी दोनों का, वो होगा प्रायिकता ए का गुणा प्रायिकता बी का। यानी पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए गुना पी बी। ठीक है, पी ए का वैल्यू हमें 0.3 और पी बी का वैल्यू 0.6 दे रखा है, वो भी लिख लेते हैं। पी ए का वैल्यू हमें 0.3 और पी बी का वैल्यू हमें 0.6 दे रखा है। उस स्थिति में पी ए और बी हमें ज्ञात करना है। फर्स्ट पोर्शन जो हमें ज्ञात करना है वो बोला गया है पी ए यूनि और बी बोला है या नहीं बोला, ए और बी, और तथा का मतलब इंटरसेक्शन, ये हमें ज्ञात करना है। तो बिल्कुल ये होता है पी ए गुना पी बी। पी ए का मान 0.3 और पी बी का 0.6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.18 इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट बिल्कुल सिंपल। देखते हैं सेकंड पोर्शन, ए और बी नहीं। ठीक है, सेकंड बोला है ए और बी नहीं, यानी बी नोट। अब जब हमें पता है कि ए और बी जो है स्वतंत्र घटनाएं, तो हमने कल ही पढ़ा था कि जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हो तो चारों केस मैंने बताया था कि कौन कौन से स्वतंत्र होंगे। तो इस स्थिति में ये भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, तो उसको लिख सकते हैं हम पी ए मल्टीप्लाई पी बी का नोट, यानी पी ए और बी नोट भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग यहां पे पी ए नोट पहले से निकाल लेते हैं क्योंकि ये हमें काम आने वाला है। तो वो हो जाएगा 1 माइनस पी ए, जो हो जाएगा 1 माइनस 0.3, तो ये हो गया आपका 0.7 पी ए का नोट। और पीबी नोट भी निकाल लेते हैं, जो हमें आवश्यकता पड़ने वाली है उसकी क्वेश्चनों में। पीबी नोट क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पीवी, तो 1 माइनस 0.6, तो ये कितना हो गया 0.4, यानी पीबी नोट मेरे पास आ गया है स्टूडेंट 0.4। 0.6 पीबी का वैल्यू है 0.4। ठीक है, वैल्यूज यहां पुट करते जाइए। पी ए का हमें गिवन है 0.3 और पीबी नोट हमारे पास आ गया 0.4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। ए या बी, थर्ड पोर्शन हमें गिवन है पी ए या यानी यूनियन बी। बिल्कुल इजी, डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा। तो लिखेंगे पी ए प्लस पी बी
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए पी ए का वैल्यू 0.3, पी बी का 0.6 और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0.18। तो स्टूडेंट ये हो गया 0.9 माइनस 0.18। भाई सब्ट्रैक्ट कर लीजिए बिल्कुल आसानी से। 0.9 यानी इसको 0.90 भी लिख सकते हैं, 0.18। ठीक है, तो 10 में से 8 गए, 2 यहां बचा 8, 8 में से गया 7, 0.72, 0.72। यानी जो पी ए यूनियन बी है इसका मान 0.72 आना चाहिए। ठीक है, इसका चौथा भाग हमें बोला है ए और बी में कोई भी नहीं। अच्छा, दोनों नोट है। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब है ए भी नहीं और बी भी नहीं। ठीक है, अब हमें पता है कि जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो उस स्थिति में ए नोट और बी नोट जो है वो भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ये हमने डिस्कस किया है और इसका जो प्रूव है वो भी हमने बनाया है। तो पी ए नोट मल्टीप्लाई पी बी नोट। ए नोट का वैल्यू आपके पास है 0.7 और बी नोट का वैल्यू है 0.4। मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.28, ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो काफी इजी क्वेश्चन आप लोग इजीली बना सकते हैं, कहीं इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, हमें बोला गया है कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट हम लोगों ने जो एग्जाम्पल नंबर 14 जो पढ़ा था, सबसे पहले मैं लिख देता हूं हल 12। हम लोगों ने उदाहरण नंबर जो 14 था उसमें पढ़ा था कि ए या बी जब क्या हो स्वतंत्र घटनाएं हो, उस स्थिति में न्यूनतम यानी एक के गठित होने की प्रायिकता हमने पढ़ी थी। ठीक है, देखिए क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था एग्जाम्पल नंबर 14 में, जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं और नहीं था या था, ए या बी। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, और ही था, बिल्कुल और था, ए और बी, ए और बी, जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में न्यूनतम जो हमें दे रखा था एक के होने की प्रायिकता, तो न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता ये हमें सिद्ध करनी थी 1 माइनस पी ए का नोट मल्टीप्लाई पी बी का नोट होती है। ये हमने सिद्ध किया था, ये हमने सिद्ध किया था एग्जाम्पल नंबर 14 में, हमने ये बात प्रूव की थी। बिल्कुल, ये जो स्टेटमेंट या डायलॉग मैंने लिखा है ये हमने एग्जाम्पल नंबर 14 में हम प्रूव कर चुके हैं। और ये जो क्वेश्चन जो है 12 ये इसी पे आधारित है। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है,
तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता न्यूनतम एक के होने की, तो वहां पे उदाहरण में मैंने लिखाया था तो कि न्यूनतम एक के गठित होने की या कम से कम, ठीक है, एक के गठित होने की प्रायिकता, ये एक ही बात है। तो इसी कंसेप्ट का हम लोग इस्तेमाल इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे जो कुल प्रति 10 समष्टि है। पहली बात, एक पासे को 3 बार उछालना या 3 पासों को एक साथ उछालना एक ही बात है। तो जब एक पासे को कुल प्रति 10 समष्टि, जब एक पासे को फेंका जाता है, को फेंका जाता है, तो कुल प्रति 10 समष्टि जो है वो 6 होंगे, यानी NS का वैल्यू जो है वो 6 होगा। ठीक है, और 6 कौन कौन सी संख्याएं होती है वो आपको पता ही है भाई, वो होती है 1 2 3 4 5 एंड 6। बेसिक सी बात है जो आपने काफी बार पढ़ ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला बोल रहा है कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होना। ठीक है, तो विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता जो है, मान लेते हैं ई जो है इवेंट, वो दर्शा रहा है पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना, पासे पर विषम अंक आना, अंक आना। ठीक है, तो कौन कौन से स्थिति में विषम अंक है? 1 3 और 5, 1 3 एवं 5, यानी यहां से एन का जो मान है वो है 3। अब इसका मतलब यह है कि विषम अंक आने की जो प्रायिकता है पीई वो है 3/6, यानी 1/2, कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। और यहां पे मैं विषम नहीं आने की भी निकाल लेता हूं, तो विषम अंक नहीं आना, इसकी प्रायिकता मेरे पास कितनी हो जाएगी? 1 माइनस पीई, तो वो हो गई 1 माइनस 1/2। तो एक में से आधा जाएगा तो आधा ही रहेगा, इसमें तो क्लियर है। सॉरी, ठीक है, तो विषम अंक नहीं आने की कितनी हो गई? 1/2। ठीक है स्टूडेंट, अब पासे को कितनी बार उछाला? 3 बार उछाला है। तो ठीक है, पहली बार उछालते हैं तो विषम अंक नहीं आने की 1/2, तो दूसरी बार विषम अंक नहीं आने की 1/2, और तीसरी बार विषम अंक नहीं आने की भी 1/2 होगी। तो कम से कम विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता यहां लिखते हैं, कम से कम एक बार विषम अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 माइनस, ठीक है, जैसे यहां पे किया कि न्यूनतम एक के प्रकट होने की, न्यूनतम एक का मतलब कम से कम भाई एक बार तो हो ही, ठीक है, आने की, तो 1 माइनस पी, घटना ए की जगह हमने कौन सी मानी है? ई मानी है, विषम अंक आना, लेकिन हम क्या लिखेंगे? ई नोट। ठीक है, और कितनी बार? 3 बार, तो पी ई नोट मल्टीप्लाई पी ई नोट। ठीक है, आगे देखिए, तो 1 माइनस पी ई नोट का 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2,
16 के ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 माइनस 1/8। आगे सोल्व कर लेंगे इसको, तो लघुत्तम 8, 8 में से 1, तो ये हो गया 7/8। ये हमारा राइट आंसर है। यानी कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता 7/8 होगी। स्टूडेंट क्लियर रखें, ये आपने कक्षा 11 में भी पढ़ा है ये थ्योरम, कि भाई कम से कम एक बार विषम अंक आना या अन्य किसी इवेंट या घटना के बारे में बोला है तो हम उसको 1 माइनस, ठीक है, लिखेंगे। और जितनी घटनाएं उन्हें हम यहां लिख देंगे, 2 हैं तो 2 लिख देंगे नोट में, 3 है तो 3 को लिख देंगे। सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। याद रखें अच्छे से इस प्रॉपर्टी को, यानी गुणधर्म को आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक विशेष समस्या ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं, कि कोई जो है समस्या है यानी कोई क्वेश्चन है, उसको ए और बी दोनों मिलके सोल्व करते हैं, और लिखा है कि स्वतंत्र रूप से दोनों के हल करने की प्रायिकता दे रखी कि जो ए है वो क्वेश्चन को हल कर देगा। समस्या का मतलब क्वेश्चन से है या अन्य किसी चीज से हो सकता है, अन्य, तो हम लोग यहाँ पर्सन से ले लेते हैं। सबसे पहले ये दे रखा है कि जो समस्या है उसको ए हल कर देगा, उसकी जो प्रायिकता हमें दे रखी है वो 1/2 दे रखी है। दूसरी बात ये कह रहा है कि उस समस्या को बी हल कर देगा, इसकी प्रायिकता आपके पास 1/3 है। अब आगे चलते हैं। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो प्रायिकता ज्ञात करनी है। फर्स्ट समस्या हल हो जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि समस्या हल हो जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है? समस्या हल हो जाती है, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, P समस्या हल हो जाती है, इसकी प्रायिकता हम निकाल रहे हैं, तो हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 2 है ए और बी, ठीक है, 2 जने मिलकर समस्या हल कर रहे हैं, तो समस्या कब हल हो सकती है? जैसे आप 2 मित्र हो, उनमें से एक जना समस्या हल कर दे तब हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं कि जो है ए समस्या हल कर दे, यानी ए तो समस्या हल कर दे, तथा बी नहीं कर पाए, ठीक है। इंटरसेक्शन ए तथा बी, यानी ए तो हल कर देगा, बी से नहीं होगी, तो समस्या तो हल हो गई ना। इसके अलावा अगर ए नहीं कर पाए समस्या हल तथा बी कर दे, तो भी वही समस्या तो हल हो ही गई, यानी ए से क्वेश्चन हल नहीं हुआ, बी ने कर दिया तो समस्या तो हल हो ही गई। एक स्थिति और हो सकती है कि भाई दोनों ही इंटेलिजेंट हो, तो ए भी हल कर दे तथा बी भी हल कर दे, ठीक है। और हमें कहा गया ये स्वतंत्र रूप से हल कर रहे हैं, यानी स्वतंत्र घटनाएं गिवन है कि ए और बी जो है स्वतंत्र घटनाएं, क्योंकि स्वतंत्र रूप से हल कर रहे हैं, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहां पे हो जाएगा PA/N2 PB का नोट प्लस PA का नोट इंटू PB प्लस PA इंटू PB, क्योंकि भाई ए और बी स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रूप से हल कर रहे हैं, इसका मतलब स्वतंत्र ही है, लिख सकते हैं आप, क्योंकि ए व बी स्वतंत्र रूप में है, स्वतंत्र है या स्वतंत्र रूप में, बात तो एक ही है, घटनाएं हैं, लिख लीजिए पूरा, घटनाएं हैं, ओके, ठीक है। अब
यहां पे कई जगह बी नोट आ रहा है, कई जगह ए नोट आ रहा है, इसका मतलब ए नोट और बी नोट का भी मान हमें चाहिए, निकाल लेंगे यहीं से पहले। तो पी ए नोट ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए, ठीक है। तो 1 माइनस पी ए का 1/2, तो पी ए नोट भी 1/2 आ जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि एक में से आधा गया तो आधा ही बचता है, कॉमन सेंसिफिक हो जाएगा ये तो, ठीक। अब आगे देखिए आप लोग स्टूडेंट, पीबी नोट निकालिए। पीबी नोट तो 1 माइनस 1/3 सोल्व कर लेंगे, 3 लघुत्तम तो 3 माइनस 1, ठीक है। तो पीबी नोट का वैल्यू आ गया यहां पे 2/3, 2/3। इन वैल्यूज को हम लोग पुट कर देंगे। पी ए 1/2, पीबी नोट ये भी आया 2/3 प्लस पी ए नोट 1/2 गुना पीबी 1/3 प्लस पी ए 1/2 पीबी 1/3, ठीक है स्टूडेंट। रीवेरीफाई कर लीजिए, पी ए का 1/2, पीबी नोट 2/3, पी ए नोट 1/2 और पीबी 1/3, फिर 1/2 1/3, ठीक है। काटना मत भाई, क्योंकि सबका जो लघुत्तम है वो सेम बन रहा है। यहाँ पे 2/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो लघुत्तम 6 आसानी से बन गया। तो 2 + 1 + 1, ठीक है। तो आगे हो गया 4/6, 4/6 काटेंगे, सोल्व करेंगे यानी सरलीकृत करेंगे, 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। यानी समस्या हल हो जाती है, उस केस का आंसर आपके पास आ जाएगा 2/3। अब सेकंड पार्ट में बोला गया उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। तथ्यतः का मतलब है कि भाई एक ही सोल्व करेगा, दोनों सोल्व नहीं कर पाएंगे। तथ्यतः एक का मतलब आप कक्षा 10 में पहले भी पढ़ चुके हैं प्रायिकता के अंतर, कि भाई एक जने से समस्या हल होगी, दोनों से हल नहीं होगी। तो उस स्थिति में ये वाला जो केस है वो हट जाएगा। तो बनाते हैं, देखिए किस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो सेकंड पार्ट इजीली आप लोग बना सकते हैं और मैं बना भी देता हूं। यहां पे सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है कि उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। तो प्रायिकता जो है तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। हल कर लेता है, इसकी प्रायिकता का हो जाएगी पी ए इंटरसेक्शन बी नोट प्लस पी ए नोट इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब तथ्यता का यही है, हमने बताया कि भाई दोनों में से एक जना समस्या को हल कर पाएगा, दोनों समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। तो वही लिखा है, ए हल कर लेगा तथा बी से नहीं होगी, या ए नहीं कर पाएगा तथा बी कर लेगा, ठीक है। तो जो वैल्यूज है वो पहले वाली ही है एज इट इज लिखी हुई, खाली हमने क्या किया, ए नोट सॉरी हमने वो इंटरसेक्शन वाला केस, ये वाला केस हटा दिया यहां से, जो लिखा हुआ था पी ए तथा बी दोनों समस्या हल कर लेंगे, ये वाला केस हट जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था उस केस को मैंने हटा दिया और उसकी वैल्यूज को भी इसमें से हटा दिया, क्योंकि बोला है ना तथ्यतः कि भाई एक ही जना सोल्व कर पाएगा, इसलिए, ठीक है। तो सोल्व करेंगे
तो वही बात, तो लघुत्तम कितनी 6, ऊपर हो जाएगा 2 + 1 कितना 3, 3/6। ठीक है, तो सोल्व किया, कटिंग किया इसका 3/6 का, यानी सरलीकृत किया तो 1/2 ये हमारा आंसर होगा। बिल्कुल तथ्यता में याद रखें कि एक व्यक्ति ही सोल्व कर पाएगा 2 में से। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कहीं कोई आप लोगों को डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अरे दूसरी बात, ये 11th क्लास का क्वेश्चन है भाई। 15 नंबर का प्रश्न हमें दे रखा है, ताश के 52 पत्तों की एक सुनिश्चित गड्डी, यानी 52 पत्तों की एक गड्डी है, से 2 पत्ते निकाले जाते हैं यादृच्छया, निम्नलिखित में से किन दिशाओं में ई और एफ स्वतंत्र हैं। बिल्कुल जांच कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लिख ही लेते हैं कि यहाँ पे जो है हमें जो जो बातें दे रखी है, सबसे पहली बात तो आपको स्टूडेंट पता ही होनी चाहिए कि कुल प्रतिदश सम्मिश्र जो है वो 52 होंगे। तो जो है हिंदी में लिख देते हैं थोड़ा, फिर मैथ में लिख देते हैं। कुल प्रतिदश समष्टि जो है NS, ये हमारे पास 52 है। वो फर्स्ट सिचुएशन लिखते हैं इसका हम। सिचुएशन फर्स्ट में बोला गया ई निकाला गया पत्ता हुक्म का है। ई बोला गया है निकाला गया पत्ता हुक्म का है, मेरे पास हुक्म का है। ठीक है, हुकुम ठीक है भाई। और एफ निकाला गया पत्ता इक्का है। ठीक है, निकाला गया पत्ता जो है वो इक्का है। ठीक है, शुरू करते हैं चर्चा। सबसे पहले एनी, कि भाई एनी का मान यहां पे कितना हो सकता है। निकाला गया पत्ता हुकुम का है, तो हुकुम का बिल्कुल हमें पता है कि 13 ही पत्ते होते हैं, तो एनी का वैल्यू हो जाएगा यहां से 13। दूसरा चर्चा करते हैं कि एनएफ का मान कितना होगा। निकाला गया पत्ता इक्का है, तो बिल्कुल 4 इक्के होते हैं भाई। ठीक है, अब देखिए अगला बोल रहा है ई और एफ स्वतंत्र होंगे, तो क्या स्थिति होनी चाहिए अगर ई और एफ स्वतंत्र है। तो ई इंटरसेक्शन एफ, इसका वैल्यू जो है वो बराबर आना चाहिए पीई मल्टीप्लाई पीएफ के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पीई का मान निकाल लेते हैं, प्रायिकता निकाल लेते हैं यानी पी की। तो क्या हो जाएगी एनई बट्टे एनएस, एनई बट्टे एनएस, यानी कुल अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो एनई 13 और एनएस कितना है 52 है, तो 13 चौक 52, 1/4। प्रायिकता निकाल लेते हैं पीएफ का, कितना हो जाएगा एनएफ बट्टे एनएस, एनएफ बट्टे एनएस, यानी कुल अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, कितना 4/52। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 13 चौक 52, तो 1/13। ठीक है, अब हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ पर चर्चा करते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है निकाला गया पत्ता हुक्म का इक्का है, ऐसे पढ़ेंगे। ई का मतलब निकाला गया पत्ता हुक्म का है तथा साथ में क्या है भाई इक्का है। फिर से देखिए, ई निकाला गया पत्ता हुक्म का है, ये इसका मतलब इंटरसेक्शन का, तथा पत्ता इक्का है। ठीक है, हुक्म का इक्का है, तो हुक्म का इक्का कितना है 1। तो यहां से जो है ये हो गया
इसका वैल्यू होगा स्टूडेंट 1। ठीक है, क्योंकि निकाला गया पत्ता अगर हुक्म का है और साथ में इक का है, वो भी हुक्म का, तो ऐसा तो 1 होगा। तो यहां पे जो आप डिस्कस कर लीजिए प्रायिकता ई तथा एफ इसकी, तो ये हो जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे एन एस। अनुकूल परिणाम तो आपका एक ही है और कुल परिणाम कितने? 52। ठीक, दूसरी आप यहां पे डिस्कस कर लीजिए ये वाला पक्ष, यानी पीई गुना पीएफ के बारे में। पीई 1/4 और ये अगली 1/13, पीएफ की 1/13, तो कितनी आई? 1/52। तो बिल्कुल ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो लिख दीजिए चूंकि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई गुना पीएफ बराबर 1/52, अतः ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। बिल्कुल ऐसे आपको ये क्वेश्चन बनाना है, तो कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए आपको इसमें। तो इसके सेकंड पार्ट पे हम अब चर्चा शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है स्टूडेंट कि घटना ई निकाला गया पत्ता काले रंग का है, तो लिखेंगे निकाला गया पत्ता काले रंग का है। और नेक्स्ट बोला गया निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, तो निकाला गया पत्ता एक बादशाह है। सबसे पहले हम एनी पर चर्चा करेंगे, यानी ई के कुल अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं। हमें बोला गया निकाला गया पत्ता काले रंग का है, तो काले रंग के 26 पत्ते होते हैं, तो एनी का वैल्यू हो गया 26। आगे बोला है निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, तो एनएफ की वैल्यूज हो जाएंगे स्टूडेंट 4। ठीक है, अब हम प्रायिकता पी की निकाल लेते हैं। एनी कुल अनुकूल परिणाम 26, कुल परिणाम 52, 1/2। प्रायिकता पीएफ की, ठीक है, तो एनएफ कितना? 4 और कुल परिणाम 52, तो 1/13, 1/13। अब हम चर्चा करेंगे ई इंटरसेक्शन एफ पे। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है निकाला गया पत्ता काले रंग का है, काले रंग का है और साथ में क्या है? तथा एक बादशाह है। ये तो काले रंग के 2 बादशाह आप लोगों के पास होते हैं, बिल्कुल यहां पे 2 हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ई का मतलब हुआ निकाला गया पत्ता काले रंग का है तथा एक बादशाह है। आप लोगों ने इंग्लिश में कंजक्शन पढ़े हैं भाई, समझ गए? सेंटेंस को जोड़ना, उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं यहां पे लैंग्वेज बनाने में। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा नाइदर नोर आइदर और बोथ एंड, उन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है। थोड़ा सा लैंग्वेज समझने का प्रयास करें। तो ये एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया? 2 और एन एस 52, तो 16 हुआ, तो 1/26, यानी ई इंटरसेक्शन एफ इसका प्रायिकता 1/26। अब इसका जो ये है राइट हैंड पक्ष, इसको देखिए कितना दे रहा है सॉल्यूशन। पीई मल्टीप्लाई पीएफ, तो पीई का 1/2 और पीएफ का 1/13, सॉल्यूशन ये दे रहा है 1/26। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई जो आ रहा है वो 1/26 और प्रायिकता जो है ई इंटरसेक्शन एफ उसका भी 1/26। तो स्वतंत्र घटनाएं लिख दीजिए चूंकि पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई मल्टीप्लाई पी एफ इज इक्वल टू 1/26।
हाँ ये ना, अतः ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। बिल्कुल इजी इसका क्वेश्चन, इसी प्रकार हम नेक्स्ट वाला बड़े आराम से बना लेंगे। तो थर्ड पार्ट है घटना ई, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या बेगम है। निकाला गया पत्ता एक बादशाह या बेगम है, तो बेगम है, ठीक है। और ऐप बोल रहा है निकाला गया पत्ता एक बेगम या गुलाम है। पत्ता एक बेगम या गुलाम है, ठीक है। सबसे पहले हम एनी का मान कितना होगा इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो निकाला गया पत्ता एक बादशाह, तो 52 में कितने बादशाह, 4, या बेगम है तो कितनी बेगम, 4, तो 4 बादशाह 4 बेगम, कुल कितने हो गए 8। तो यहां पे लिख देते हैं 4 + 4 बराबर 8। निकाला गया पत्ता एक बेगम है, तो एनएफ पे चर्चा करते हैं। 4 बेगम प्लस गुलाम 4, तो कितने 8, ठीक है। प्रायिकता याद करते हैं पी की, तो एनी इसका मान 8, कुल 52, ठीक है। तो 4 से काट दें, 4 दूनी 8 और 13 चौक 52, 2/13। प्रायिकता किसकी, बेगम या गुलाम निकलने की। अनुकूल परिणाम 8, कुल परिणाम 52, सरलीकृत करेंगे तो 2/13। अब हम चर्चा करेंगे ई इंटरसेक्शन एफ के केस पे, यानी निकाला गया पत्ता एक बादशाह या बेगम है, ठीक है, तथा बेगम या गुलाम है, ठीक भाई। तो कॉमन क्या चीज है इसमें ये बताओ। इसमें कॉमन बात यह है कि निकाला गया पत्ता एक बेगम है, ठीक है ना, क्योंकि बादशाह इसमें है, इसमें नहीं है, गुलाम इसमें नहीं है। तो ऑल ओवर निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष ये निकल रहा है निकाला गया पत्ता एक बेगम है, निकाला गया पत्ता एक बेगम है, ठीक है। किस प्रकार से इसको बनाएंगे कंप्लीट सेंटेंस को, कि निकाला गया पत्ता एक बेगम है। तो लिख देते हैं यहां पे, थोड़ा सा इसको लिख देते हैं हम। निकाला गया पत्ता बेगम का है, ये ऑल ओवर सेंटेंस बन गया। तो जब बेगम का है तो एन ई इंटरसेक्शन एफ, इसका वैल्यू आ गया 4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालिए यहां से, 4/52 यानी 1/13। अब आप लोग पीई मल्टीप्लाई पीएफ कर लीजिए, तो 2/13 गुने 2/13, तो 2 दूनी 4, 169। यह स्वतंत्र घटना ही नहीं है, आप लिखो चूंकि पी ए इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू पी इंटू पी एफ, अतः ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। प्रसारित हो गई, ये कैसी घटनाएं हो गई,
प्राश्रित हो गई भाई, ये बिल्कुल ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं रही, ये प्राश्रित का केस आ गया है ना, ये प्राश्रित का सिचुएशन आ गया। ठीक है, तो काफी इजी सा क्वेश्चन आप लोगों ने आराम से बना लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास 16 नंबर। तो हमें बोला गया है एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, हल कर लेते हैं हम 16 नंबर। साठ % विद्यार्थी हिंदी का, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का और 20% विद्यार्थी दोनों का अखबार पढ़ते हैं। एक छात्र यादृच्छया चुना जाता है और हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, वह न तो हिंदी का और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं घटना। अगले ने बोला है 60% विद्यार्थी जो है हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, तो मान लेते हैं एच जो है विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ता है, और ई का मतलब है विद्यार्थी अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है। अब बोला गया कि 60% विद्यार्थी हिंदी का, तो प्रायिकता दे रखी है पी हिंदी, इसका प्रायिकता दे रखा है 60%। तो इसको अगर हम सोल्व कर लें, पी हिंदी 60% का होता है 60/100% को तो हटाया तो 1/100, तो ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, 2 से सरलीकृत किया 2 3 6 2 5 10, तो हिंदी का पढ़ने का 3/5। और इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश का अखबार पढ़ते हैं 40% अंग्रेजी का, सरलीकृत कर लीजिए इसको थोड़ा, 40/% को उठाया तो 1/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 2 5 10, तो ये इंग्लिश का अखबार पढ़ने वालों की प्रायिकता आ गई। फिर हमें बोला है कि 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं, दोनों पढ़ने का मतलब हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी, ए तथा बी दोनों। ठीक है, इसका मतलब हो गया हिंदी, सॉरी ए है ही नहीं, हमने ए तो इवेंट लिया ही नहीं भाई, वही दिमाग में सेट हो रखा है, तो दोनों पढ़ते हैं यानी हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों, ये है 20%। तो भाई सोल्व करेंगे तो पी एच इंटरसेक्शन ई, प्रतिशत को उठाया तो नीचे कितना 100, सोल्व कर लो 1/5। तो ये सब बातें तो हमें दे रखी है। अब बोल रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वह न तो हिंदी और न अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। ठीक है भाई, न तो हिंदी का पढ़ती है और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी का, हिंदी नहीं तो यानी एच नोट, और आगे बोला है और यानी इंटरसेक्शन, फिर बोला है न ही अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी को हमने ई से लिखा है तो ई नोट, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एच यूनियन ई का नोट, और इसको मैं लिखता हूं 1 - पी एच यूनियन ई। ठीक है स्टूडेंट्स,
एक बात और बता दूं भाई मैं यहाँ पे आपको कि ध्यान से देखो, ये स्वतंत्र घटना नहीं है। अगर ये स्वतंत्र घटना होती तो मैं ये कंसेप्ट लगाता ही नहीं। बोलो सर स्वतंत्र घटना क्यों नहीं है? अब देखो अगर ध्यान से कि पी एच मल्टीप्लाई पीई, पी एच कितना 3/5 और पीई 2/5, तो यानी ये हो गया 6/25। ठीक है, और पी एच इंटरसेक्शन ई ये कितना रहा है 1/5, तो ये स्वतंत्र घटना नहीं है। तो यहां पे लिख लो क्योंकि पी एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू पी एच इंटू पीई, अतः एच व ई स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। क्लियर एवरीवन? ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं है बिल्कुल। ठीक है, हमने ये कंसेप्ट इस्तेमाल। अब देखिए ये आप जानते हैं इसको फॉर्मूला। बोला सर कैसे? बिल्कुल जानते हैं, पी एच प्लस पीई, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। पी एच इंटरसेक्शन ई, और इन सभी के मान आपके पास हैं। तो 1 माइनस पी एच यानी पी हिंदी कितना 3/5, पी इंग्लिश का प्रयोग था 2/5 माइनस दोनों का इंटरसेक्शन यानी दोनों पढ़ते हैं यहीं पे होगा, ये रहा 1/5। ठीक है, आगे देखिए 1 माइनस, इसको सोल्व करेंगे, लघुत्तम कितनी यहाँ पे 5, तो 3 + 2 - 1, ठीक है, 3 2 5, 5 में से 1 गया 4, तो ये आ गया 1 - 4/5। क्लियर? यहां पे 1 है तो लघुत्तम कितनी बन गई बालकों 5, तो ये हो गया 5 - 4 यानी 1/5। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 1/5, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी इजी सा क्वेश्चन एकदम आप बना सकते हैं, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए इसमें। अगर इतने क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग अब, और अगर आप लोग इसको एनसीईआरटी से आंसर मिलाना चाहें तो 1/5 को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। यहां लिख देता हूं 1/5 का मतलब हो गया 0.2, ठीक है, कितना हो गया 0.2, ठीक है, 0.2 भी लिख सकते हैं। यहां पे आप इसको 0.2 आंसर भी लिख सकते हैं स्टूडेंट इसको। बाकी कैसे भी करें उसमें कोई समस्या नहीं है, ये आंसर लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप हो तो उसमें 1/5 नहीं मिले तो भाग देके कर लीजिए, 0.2 हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो बी पार्ट है उसमें बोला गया यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी वह हिंदी का तो पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी हमें पता है कि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है, यह घटना पहले से पता है, ठीक है। उस स्थिति में वो अंग्रेजी का अखबार पढ़े। ये आप देखिए, यानी जो घटना ई है, सॉरी एच घटना हो, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, यानी हिंदी का अखबार पढ़ती है, ये घटना आप घटित हो चुकी है, यानी उस स्थिति में अंग्रेजी का पढ़े तो सह प्रतिबंध का केस हो गया। लिख लीजिए इसको, पीई इंटरसेक्शन एच बट्टे पीएच। तो देख लीजिए, आपको दे रखा होगा यहां पे, यहीं पे ये रहा
इसका प्रायिकता कितना है? 1/5, तो 1/5 और P हिंदी 3/5। सोल्व करेंगे, काट दीजिए भाई, 5 से 5 कट जाएगा, 1/3 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ये 1/3 आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं इसका सी पार्ट। यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, तो सी वाले में जो हमें पहले से पता है कि वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, ठीक है, तो उसके हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता, अब हिंदी का पूछ रही है, तो ई घटना पहले घटित हो चुकी है, तो पी एच इंटरसेक्शन ई बट्टे पी ई, एच इंटरसेक्शन ई वो तो वही रहना है 1/5, और पी का देखिए 2/5, सरलीकृत कर लीजिए 1/2 आंसर हो जाएगा आप लोगों का स्टूडेंट, 1/2। कहीं भी इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट 2 घटनाएं। थोड़ा सा करेक्शन क्वेश्चन में आ रहा है, इसको सही बना देते हैं हम, बिल्कुल 1 मिनट। तो आज का लास्ट जो क्वेश्चन है काफी सिंपल सा ही, यदि ए और बी 2 परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो बिल्कुल हल जो है 18 नंबर। अगर ए और बी स्वतंत्र हैं, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? बिल्कुल ब आंसर होगा भैया इसका जो है बी। बोलो सर कैसे? आपको पता है यार कि ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, ये हो जाएगा पी ए नोट इंटू पी बी नोट के इक्वल, और इसको ही यार अगले ने पागल बना के ऐसे लिख रखा है 1 - पी ए मल्टीप्लाई 1 - पी बी। यस या नो? इसी को ऐसे लिख रखा है। और जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती है, तो 4 केसों पे हमने स्टडी की है यार, बिल्कुल। पहला पी ए इंटरसेक्शन बी, ये इक्वल होगा पी ए इंटू पी बी के। ऐसा भी हो सकता है पी ए नोट इंटरसेक्शन बी, तो ये इक्वल होगा पी ए नोट इंटू पी बी। तीसरा केस था पी ए इंटरसेक्शन बी नोट, इस पे हमने स्टडी किया पहले, तो ये पी ए इंटू पी बी नोट। और चौथा ये केस, बिल्कुल ये याद रखिए यार एकदम अच्छे से, इनको हमने प्रूव तक किया है। एग्जाम्पल नंबर 13 आपकी 13.2 चैप्टर के, तो डायरेक्टली देखते ही आपको पता होना चाहिए। तो आशा करते हैं सभी लोगों को चैप्टर बेहतरीन पसंद आया होगा। अगर कोई समस्याएं हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।